हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड मेरा आज का आपका लेक्चर होने वाला है अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे। तो ये जो लेक्चर है बेटा वन शॉट लेक्चर होने वाला है। वन शॉट में ही आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। उससे ही आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपके सीईटी मेनली सीईटी के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे मैम एक ही लेक्चर से? तो बेटा डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस ये है कि एक में क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स आते हैं, एक में थ्योरी आती है और कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स आते हैं। तो बेटा समझो कि अगर आपने कंसेप्ट्स पे फोकस किया और कंसेप्ट्स पे फोकस किया तो क्या होगा, आपका सीईटी भी क्लियर होगा, आपके बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मेनली यहाँ पे हम क्या सीखने वाले, सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे कंसेप्ट्स बेसिकली, और उन पे बेस्ड जितने भी पीवाईक्यूज है, सारे नहीं करवा रही हूँ, हर एक टाइप के एक पीवाईक्यूज करवा रही हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई हमारे सीईटी में कैसे कैसे टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। मतलब मेरा लेवल है ना बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक लेवल है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे अपना नीट जेई एक हाई नॉच पे चला जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, उससे बेस पे आता है सीईटी, है ना। तो सीईटी का क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट तो है नहीं, बस जरूरत है तो बस अपने कंसेप्ट क्लियर होने की और वही कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक है इस पे मैटर। बेटा जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, पहले ये बता दूं, अगर जिनका 11th है, फर्स्ट लेक्चर है कि हाँ फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, तो क्या है केमिस्ट्री हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। कौन से? एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये है आपका बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? मोल्स पढ़ेंगे, मोलर मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मास क्या होता है, यही सारी चीजें, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको मैं इस पे करवा दूंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो बेटा मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। बचपन से पढ़ते आए हो, 8th में 9th में पढ़ते आए हो कि सॉलिड जो है मैम, लिक्विड जो है मैम, और गैसेस जो है वो सारे के सारे मैटर होते हैं। तो बस वही एग्जांपल दिया है, स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। क्या क्या है? जो कार है, पेंसिल है, ये जो स्टूल है, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं इंक्लूडिंग बलून, उसमें गैस है, फिर भी सॉलिड लिक्विड गैस मैटर है। मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, पर हमें तभी भी 3 पढ़े थे हम लोग 10th में थे तब तक, अभी भी 3 ही पे फोकस करना है। ठीक है, तो मैटर क्या है, क्लियर है क्या? जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज मैटर। डन? यस, देखो अभी आगे। अभी जो मैटर है इसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। मैटर बेसिकली मेनली बेटा 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड है। क्या है? एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है प्योर सब्सटेंसेस, कोई गोलमाल नहीं है उसमें, प्योर सब्सटेंसेस है। दूसरे है मिक्सचर्स, है ना, दूसरे क्या है? मिक्सचर्स। तो प्योर, इनके बारे में हम सब में आगे पढ़ेंगे, सबके बारे में थोड़ा डिफाइन डेफिनेशंस क्या है विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है? कुछ होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्स जो आप अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, जो आपको पीरियोडिक टेबल है, आपका पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें क्या है? कंपाउंड्स है। उसमें कंपाउंड्स नहीं, उसमें क्या है? वो जो पर्टिकुलर कुछ चीज है लिखी हुई है वो क्या है? दोज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ की होती है जिगजैग, उसके एक साइड होते हैं मेटल्स, एक साइड होते हैं नॉन मेटल्स, और बीच में वहां पे आते हैं मेटेलॉइड्स। तो ये क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ये सब आपको आगे बता दूंगी। मिक्सचर्स में बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस, एक तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या है, यहाँ पे क्लियर करो। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्ट वाला, नींबू वाला या फिर सॉल्ट वाला पानी बनाया, कैसे बनाएंगे? NaCl जो अपना बेसिक सॉल्ट होता है उसको वाटर में ऐड करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा कंपोजिशन उसका सेम होगा थ्रू आउट हमारा जो सोल्यूशन बना कंपोजिशन क्या है? सेम है। तो उस टाइप ऑफ मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर्स। दूसरे आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। क्या होते हैं हेटेरोजीनियस? मैम होमोजीनियस के जो ऑपोजिट होंगे वो हेटेरोजीनियस होंगे। वेरी गुड, जो होमोजीनियस के ऑपोजिट है मतलब क्या? जो थ्रू आउट उनका कंपोजिशन सेम नहीं होगा, प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल
बचपन में मिट्टी में खेले हो, है ना, तो वही मिट्टी अगर पानी में डाल दी हमने, बनाते थे हम तो ऐसे चाय बनाते थे, आपको पता है क्या बन करते, वो ब्राउन कलर की जो मिट्टी होती है, पानी लिया उसको ऐसे डाला, फिर ऐसे बोले चाय है चाय है, तो ऐसे ही चाय कॉफी बनाते हो। तो अभी तो बड़े हो गए हो यार ऑफ कोर्स, तो ठीक है, तभी हम लोग जो बनाते थे, तो वहां पे ध्यान दो क्या होता था, वो जो सैंड के पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते थे, कुछ मिक्स होता था, जो कचरा होता था वो ऊपर फ्लोट करता था, है ना। तो ये कंपोजिशन कैसा है, ये मिक्सचर्स को क्या बोलेंगे, जो प्रॉपरली थ्रू आउट उनका कंपोजिशन सेम नहीं है, उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर है। एग्जाम्पल चाहिए तो लिख दो, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का जो सोल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस होगा थ्रू आउट, एक होता है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस में हमने पढ़ा सैंड प्लस वाटर जो होगा वो क्या होगा बेटा, दैट वुड बी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये सारे ब्रॉडली किस क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या है ये बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखो, अभी एक एक मैंने बोला ना, प्योर सब्सटेंसेस ये वो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, आराम आराम से बुक लो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट डाउन करो, आराम आराम से सारी चीजें नोट डाउन करते जाओ और समझते जाओ। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, डेफिनाइट होगा, चेंज नहीं होते रहेगा, कहां से भी उठा के लाओ प्योर सब्सटेंस को सेम ही रहेगा, दुनिया के कौन से भी कोने से उठाओ सेम ही रहेगा, वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन, है ना। अगर मानो कि डिस्टिल्ड वाटर है, आपके घर में है, आपने बनाया खुद से डिस्टिल्ड वाटर, आपने प्रिपेयर किया, चलो दो स्कूल या फिर दो कॉलेजेस का एग्जांपल लो, डिस्टिल्ड वाटर बनाया, डिस्टिल्ड वाटर एक कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में भी सैंपल है डिस्टिल्ड वाटर का, तो उसका कंपोजिशन सेम होगा क्या, उसका कंपोजिशन अलग अलग होगा क्या, जो H2O है, H2O ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, H के इसने 3 मॉलिक्यूल्स आ गए, इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं होगा ना, सेम टू सेम जो H2O है उसका कंपोजिशन क्या होगा बेटा, सेम ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो प्योर मेटल है, जो गोल्ड है, अगर हम बात करें, सोना बहुत महंगा है आजकल, सोने की बात करें, सोने की नहीं गोल्ड की बात करें, फिर कोई भी मेटल ले लो, सिल्वर की बात करें, तो ये सारे जो प्योर मेटल्स है जिसमें कोई जोल जाल नहीं है, आजकल होती है बट कोई जोल जाल नहीं होगी उसमें, वो अगर वो प्योर मेटल की बात करें तो कहीं से भी उठा लो सेम ही होने वाले, तो दैट इज अ प्योर मेटल, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। डिस्टिल्ड वाटर का एग्जांपल बता दिया मैंने, और भी बाकी चीजें वो क्या होंगे, प्योर सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर्स, उनके कोई फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं होते भाई, कोई डेफिनाइट प्रॉपर्टीज नहीं होते, नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन भी सेम सिमिलर नहीं होगा। आप बनाओ NaCl का सोल्यूशन, NaCl को पानी में डालो, आपने बनाया, आपके फ्रेंड ने बनाया, क्या सेम होगा एग्जैक्ट, हाँ अनलेस एंड अनटिल आप सेम मेजरमेंट्स ला रहे हो तब तो सेम हो सकता है, बाकी होगा क्या, नहीं। तो उनके जो केमिकल कंपोजिशन है, उनके डेफिनाइट केमिकल, ऐसा नहीं कि ये है तो ऐसे होने वाले। फिर यहाँ पे एग्जांपल दे देखो, पेंट है, तो अगर आपका फेवरेट कलर ले लो, उस कलर का पेंट है, ठीक है, उस कलर का पेंट, चलो ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक मोस्टली सबका फेवरेट होता है, इंक्लूडिंग मी, सबका फेवरेट होता है ब्लैक कलर मोस्टली, है ना। तो ब्लैक कलर ले लिया, तो वो पेंट जो है किसका मिक्सचर है, ऑयल का मिक्सचर है, पिगमेंट्स मतलब कलर्स का मिक्सचर है ना। तो वो पिगमेंट कोई ब्लैक होता है जिसमें लाइट कम पिगमेंट होगी, ऑयल का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। कुछ पिगमेंट्स ऐसे होंगे, कुछ पेंट्स ऐसे होंगे, कोई भी कंपनी के ले लो, कुछ ना कुछ उनमें केमिकल कंपोजिशन का फर्क आ जाएगा, ऑयल थोड़ा ज्यादा होगा, पिगमेंट थोड़ा कम होगा, कुछ ज्यादा पिगमेंटेड होंगे, कुछ कम पिगमेंटेड होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, दीज आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। जैसे कॉन्क्रीट किसका मिक्सचर है, सैंड, सीमेंट, वाटर, इसका कंपोजिशन भी ऊपर नीचे हो सकता है, किसी ने सैंड ज्यादा डाल दिया, किसी ने सीमेंट ज्यादा डाल दिया, पानी ज्यादा हो गया, ये क्या है, ये है एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मेरा क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है और मिक्सचर्स क्या है, बिल्कुल क्लियर है मैम, हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल ही आगे बढ़ेंगे। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स। ऑलरेडी मैंने बता दिया एलिमेंट्स क्या है, देख लो फिर भी, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। हमने जब क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को, कहां पे थे एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस में। तो एलिमेंट्स क्या है, दीज आर दी प्योर सब्सटेंसेस, है ना।
that cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. ये important है, cannot be broken down. भाई हम उनको और आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बिल्कुल मजबूत है, उनका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता into simpler substances by ordinary chemical changes. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्या है भाई? एग्जाम्पल एक आते हैं मेटल्स, एक है मेटल्स, दूसरे है नॉन मेटल्स और एक है मेटलॉइड्स। ठीक है, क्या क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स पता है बेटा क्या होता है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। नॉन मेटल्स गेन करते हैं, वो सब आपको पता है। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ प्यारे से बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको मेटलॉइड्स नहीं पता है ना। तो मेटलॉइड्स क्या है बेटा? जो एलिमेंट्स दोनों के प्रॉपर्टीज शो करेंगे। कौन दोनों? जो मेटल्स है उनके भी और जो नॉन मेटल्स है उनके भी। तो मेटलॉइड्स क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज उनमें मेटल्स की होगी, कुछ नॉन मेटल्स की होंगी। जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल्स के डल होते हैं, है ना, शाइनी नहीं होते, उनपे कोई लस्टर नहीं होता, डल होता है, फिर उनको इजिली वायर में हम लोग ये नहीं कर सकते कन्वर्ट, उनको इजिली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये मेटलॉइड्स कुछ ऐसे होंगे जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होंगी। तो हम यहाँ पे लिख दें मेटलॉइड्स क्या है? शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। कौन? बोथ मेटल्स एंड क्या बेटा? एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके मैम, ये समझ में आ गया, बिल्कुल ही समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब बारी आती है कंपाउंड की। कितनी बार सुना है मैम? हमें पता है कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं कंपाउंड्स? क्या होते हैं? देखो, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। अगेन है ना, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है, दे आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट्स को आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे भाई, बट कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी चेंजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, कंपाउंड है ना, H2O। क्या है ये? एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। तो इसको अगर एसिडिफाइड वाटर है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेगा। मतलब ये जो कंपाउंड है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वही तो है कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड की, कि कंपाउंड्स क्या है? दे आर दी प्योर सब्सटेंसेस और उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। ये क्या है बेटा? कंपाउंड्स है। क्लियर है? पहले हमने पढ़े थे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब फिर हमने पढ़ा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी किस टाइप के सब्सटेंसेस है? प्योर सब्सटेंसेस है। कंपाउंड का एग्जांपल देख लिया और क्या बताया हमने? कंपाउंड्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल है। जैसे तुम्हारा सीईटी क्रैक करना पॉसिबल है, इनको ब्रेक डाउन करना भी पॉसिबल है। जुड़े रहो बेटा हमारे साथ, बिल्कुल ही आपके सारे कंसेप्ट, सारी जो मेरा लेक्चर देख लोगे आपके सीईटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे बिंदास। सीईटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। बचपन से पढ़ते आते हैं, हम लोग को रटवाया था हमारे स्कूल का मैम ने, लर्न करवाया था। एक होते हैं सॉलिड, एक होते हैं लिक्विड, एक होते हैं गैसेस। बचपन से पता है हमें, बचपन से ही पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, है ना। तो सॉलिड क्या डिफरेंस? देखते ही डिफरेंस समझ में आ रहा है। सॉलिड जो है बेटा कॉम्पैक्टली प्लेस्ड है, दोस्ती बड़ी गहरी है उनमें, दोस्ती बड़ी ही गहरी है, कॉम्पैक्टली प्लेस्ड है। कौन? सॉलिड्स, है ना। लिक्विड कभी कभी झगड़ लेते हैं, दूर चले जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस है उनमें, थोड़ा सा डिस्टेंस है उनमें। फिर आती है बारी गैसेस की, दूर दूर उनके पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। तो ये बेटा ये जब कॉम्पैक्टली प्लेस होंगे, एकदम पास में होंगे, तो इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कैसी होगी? इंटर पार्टिकल स्पेस कैसी होगी? बिल्कुल लो होगी, है ना। इधर जो जगह है, इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब क्या मैम? इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है ना बेटा, यहाँ पे
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। यहाँ पे देखो बिल्कुल लो है, बिल्कुल कम है इंटर पार्टिकल स्पेस, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा है, कंपेयर टू गैसेस कम है। गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होती है। फिर बारी आती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स किस में ज्यादा होंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस पढ़ लिया, इंटर मॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकल फोर्सेस किस में ज्यादा होंगे, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कैसी है, कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे होंगे, कॉमन सेंस लगाओ, पास में है, एकदम चिपके हुए हैं, तो एकदम एक दूसरे को एकदम कस के पकड़े हुए हैं कि कहीं नहीं जाना, हम आपको कहीं नहीं जाने दे, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए, मतलब उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे, हाई है, सॉलिड से कम लिक्विड में होंगे, गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होंगे, स्पेस नहीं बेटा, इंटर पार्टिकल, सॉरी आई एम सो सॉरी, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होंगे बहुत कम होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बोल लो, पार्टिकुलर बोल लो, ठीक है। बस बात उतनी ही आती है कि अगर वर्ड दिखा कि इंटर पार्टिकुलर, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बस कंफ्यूजन नहीं होना कि ये तो हमने सुना ही नहीं। तो बेटा जो आप रिवीजन करने वाले हो, जो रिवीजन के लिए आए हैं, उनको ये सारी चीजें बड़े अच्छे से पता होगी, बट जो फर्स्ट टाइम बच्चे देख रहे हैं उनको शायद कुछ डाउट्स हो, इसलिए सारे डाउट्स क्लियर करे, इसलिए सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे, और ये क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, मैटर का कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं किसको, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए उसका कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत है क्या, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए वाटर का कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत है, नो। कलर ऐसे ही दिख जाता है भाई कौन सा कलर का है ना। ओडर, ओडर मतलब क्या बेटा, ओडर मतलब खुशबू, ऑर्डर मतलब स्मेल, खुशबू ही नहीं खराब स्मेल में, ओडर मतलब जो स्मेल होती है उसको क्या बोलेंगे, ओडर। ऑर्डर नहीं है, ओडर है, क्या है, ऑर्डर नहीं, ओडर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज एंड देयरबाय, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, एंड देयरबाय एग्जिबिट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, उनका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये मैग्नीशियम रिबन ले लो, देखा होगा मैग्नीशियम रिबन, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है क्या कभी, नहीं किया होगा तो 11th-12th तो जरूर कर लोगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, MgO प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, जो केमिकल चेंज है वो टेक प्लेस कर रहा है, तो वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो डिफरेंस क्लियर है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है बेटा। ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या लिखे हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बारी आती है इसकी, इसने स्किप कर दिया, इसको जिसने स्किप कर दिया मान लो सीईटी में मार्क्स कमाएंगे, मान लो कि ये क्वेश्चन तो आएगा, इस पे बेस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 100% लिख के ले लो कि ये जो मिस करेगा उसके सीईटी के क्वेश्चंस मिस होंगे। और मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती कि मेरा लेक्चर, यहाँ पे जितने भी बच्चे प्रेजेंट है वो ये स्किप करे, ठीक है, बिल्कुल ही ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पढ़ना ही है भाई, ये तो पढ़ना ही है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट बहुत है बट सिंपल भी बहुत है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बट उतना ही सिंपल है। क्या है, SI फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे तो ये तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बिल्कुल ही सुने से, जिनके SI यूनिट्स बिल्कुल ही पता है, जैसे कि लेंथ किस में मेजर करेंगे भाई, सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या है, L, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, SI यूनिट क्या है, मीटर, और सिंबल क्या है
M। ये सिंबल आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे यूज होंगे मैं बिल्कुल बताऊंगी, कहाँ पे यूज होंगे बिल्कुल बताऊंगी। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो ये जो लेंथ है, सिंबल क्या है L, SI यूनिट इज मीटर और सिंबल ऑफ SI यूनिट क्या है मीटर है। मास क्या है M से हम रिप्रेजेंट करेंगे। SI यूनिट क्या है भाई किलोग्राम kg से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम पता है मैम T होता है, SI यूनिट सेकेंड है और स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट I कैसा होता है SI यूनिट, उसका क्या है नेम ऑफ SI यूनिट इज एम्पियर एंड सिंबल इज ए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। T है ना, T से रिप्रेजेंट करेंगे। SI यूनिट केल्विन है और उसका सिंबल है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब बेटा हम लोग इस चैप्टर में बहुत बहुत बातें करने वाले इसकी। किसकी, क्या है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल। मोल क्या है यहाँ पे बेटा कंफ्यूज नहीं होना। SI यूनिट है MOLE, मोल लिखते हैं, ठीक है MOLE। और जब सिंबल आता है, जब सिंबल आता है तो हम लिखते हैं सिर्फ MOL, हम लिखते हैं क्योंकि है MOL। क्या है सिंबल, क्या है MOL है और नेम है मोल। मोल मोल ही बोलेंगे, बट वहां पे सिंबल में सिर्फ M लिख दिया तो वो मोल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो तो मीटर हो जाएगा। मोल MOL लिखना है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा इसको I से रिप्रेजेंट कर लो या फिर यहाँ पे स्मॉल a IA, ये क्या होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है कैंडेला और CD से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताओ इसमें नया क्या है, इसमें नया शायद ये पहली बार सुना होगा है ना, मोल भी सुना ही होगा, 10th में मोल पढ़ते हैं हम लोग, बट फिर भी स्टिल चलो मान लेते हैं ये आपके लिए बिल्कुल नया नया सा है। टेम्परेचर पता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट भी मान लेते हैं, एम्पियर कभी नहीं सुना, ठीक है। ये 3, बाकी के तो ऐसे है कि 100 बार सुने, डेली लाइफ में भी सुनते हैं भाई, ये इतने मीटर है, ये इतने kg है, बिल्कुल सुनते हो ना, है ना। जब मम्मी बोलती है बेटा जरा मार्केट से ये ला दे प्लीज, तो लाते हो, किस में वेट होता है, वेट करते हो। अगर दाल लेने गए हो वेट करते हो, किस में वेट करोगे, kg में, है ना, kg में, ग्राम्स में, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है kg। तो बेटा ये जो टर्म्स है ये तो बिल्कुल ही पता है आपको, ठीक है, बट कुछ नए 2-3 टर्म्स है वो भी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। ओके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर 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 नोट्स बना रहे हो तो रुको, मैं चली जाती हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके नोट्स बनाने हैं, अगर बना रहे हो नोट साथ साथ में, वेरी गुड, बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल लिखना है, बुक में भी दिया है, बट हमारे नोट्स भाई हमारे होते हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लास्ट मोमेंट में ना हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स बड़े काम आते हैं। देखो एक्सपीरियंस बेटा, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें ऐसी है ना बेटा, सब पढ़ रखी है आपने, सब कुछ पता है, मास क्या है, फिर क्या लेंथ क्या होती है, ये सब आपको पता है। ये नाम ही चैप्टर का है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स यही तो है, सारे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। मास और वेट डिफरेंस बस इतना है, पहले पढ़ लो। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, कोई भी अमाउंट ऑफ मैटर जो सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है तो उसको ही हम मास बोलते हैं। कोई भी चीज में जितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। तो फिर वेट क्या है, वेट क्या है बेटा, जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स लगा रहा है कौन, ग्रेविटी। किसका फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, तो उसको ही हम वेट बोलते हैं। वेट कोई भी चीज, अभी हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है क्या, है ना, बिल्कुल है, वरना हम तो हवा में उड़ रहे होते हैं ना, ग्रेविटी है। तो फिर हमारा जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे भी। तो अगर आप वहां पे ऐसी कोई भी जगह पे चले जाओ जहां पे ग्रेविटी नहीं है, वहां पे सिर्फ आपका मास कंसिडर होगा, वहां पे वेट नहीं कंसिडर होगा, वहां पे क्या कंसिडर होगा, मास कंसिडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट क्या है, वेट क्या है, मास इनटू जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट, वो है वेट। अभी डिफरेंस क्लियर है क्या, अगर यहाँ पे आप बड़े ही गोलू मोलू से क्यूट से चबी चिक हो और अगर आप मून पे चले जाओ या फिर कोई भी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो अगर यहाँ पे ग्रेविटी है वहां पे आपका वेट बहुत ज्यादा है,
तो वहां पे आपका वेट कम हो सकता है, वहां पे आपका वेट कम दिखेगा कि अच्छा मेरा तो वेट इतना ही था। गलती है कि हम अर्थ पे जहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए हम मोटे, इसलिए हमारा वजन ज्यादा है। बाकी वजन ज्यादा नहीं है, हमारा मास तो भाई कम है, ठीक है। तो मास क्या है? मास क्या है? जितना मैटर एक सब्सटेंस में प्रेजेंट है वो मास है। और वेट क्या है? जो मास पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, दैट इज वेट। क्लियर है? दोनों में एक डिफरेंस समझ में आ गया क्या? दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, देखो अभी आगे। लेंथ, लेंथ अभी बताओ मुझे, इसकी लेंथ क्या होगी? इधर से लेके इधर तक क्या कैलकुलेट करते हैं? इसकी मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे लेंथ, है ना। मीटर में कर लो, सेंटीमीटर, वापस कन्वर्जन्स तो आती है, कन्वर्जन्स तो आती है, यहाँ पे भी दिए हुए। तो मेजर ऑफ डिस्टेंस है ना, मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताओ, तो वो क्या होगी? इसकी लेंथ हो गई। यहां से लेके अगर मैं यहां तक की क्या बोल रही हूँ कि ये मुझे बताओ यहां से यहाँ, तो हम केजी में मेजर करेंगे क्या? नहीं, किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, है ना। तो वही उसकी लेंथ होगी। तो ये जो डिस्टेंस है उसका मेजर क्या है? लेंथ। इट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस, इट इज द मेजर ऑफ वन स्पेशियल डायमेंशन, एक डायमेंशनल लेंथ उसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? लेंथ। ऐसा यूनिट मीटर है, देख लिया हमने। ये कन्वर्जन्स बेटा, कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको इस चैप्टर में तो काम आएंगे, पूरी की पूरी केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, ये कन्वर्जन्स काम आएंगे, ठीक है। तो 1 जो एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to -10 मीटर। सबका कन्वर्जन मीटर में दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम है तो इट्स 10 raised to -10 मीटर्स। 1 नैनोमीटर है तो इट्स 10 raised to -9 मीटर्स। एंड 1 पिकोमीटर है तो इट्स 10 raised to -12 मीटर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा ये जो चीज है आपको, ये ऐसा नहीं कि यही चैप्टर में काम आएगी, थ्रू आउट दी केमिस्ट्री जहां जहां कन्वर्जन की बात आएगी बिल्कुल काम आएंगे ये कन्वर्जन, ठीक है। ओके ओके, लेंथ के बाद है अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा बेटा? इमेजिन करो एक ग्लास है, उसमें पानी है, तो देखो यहाँ पे ये जो ग्लास है इसमें वाटर है, तो वाटर की लेंथ कैलकुलेट होगी क्या? नहीं, इसका क्या कैलकुलेट करेंगे हम? ये लिक्विड फॉर्म में हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास बलून होगा, मेरे पास बलून है तो उसका भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वो गैस है, उसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड, जितनी स्पेस मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन सा मैटर भाई? कौन सा मैटर? जो अपने लिक्विड या फिर गैसेस होंगे वो मैटर, है ना। कौन सा मैटर? लिक्विड और गैस होंगे, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, कितनी जगह रोकेंगे, उसको ही क्या बोलेंगे? उसको ही बोलेंगे वॉल्यूम। मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कौन? मैटर। कौन सा मैटर? लिक्विड या फिर गैसेस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको ही बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम पे लॉज भी है, वॉल्यूम पे लॉज भी है, वो भी पढ़ लॉस नहीं, लॉ LAWS, लॉज भी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। लेंथ इज मीटर, है ना, लेंथ इज मीटर, यहां पे दिख लिया है हमने। लेंथ क्या है? मीटर। तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ का क्यूब। मतलब क्या होगा? मीटर का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन देख लो। 1, ये तो पता है मैम, ये तो बिल्कुल पता है, ये शायद नया होगा, बट ये तो पता है 1 लीटर 1000 ml होगा, इक्वल्स टू ml है, तो जितना लेंथ, ये लेंथ का मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 1000 ml के बाद तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो अगर क्वेश्चन में दे रहा है 1 लीटर और आंसर आपका आ रहा है DM क्यूब में, तो अगर कंफ्यूजन होना है क्या? नहीं। तो 1 लीटर क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब पता है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होगा, 10�3 डेसीमीटर क्यूब होगा और 10�3 लीटर्स होगा। इसमें बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये बेटा ये क्या है? आपके कन्वर्जेंस है
किसके, लीटर के, मीटर क्यूब, जो भी बोलो, वॉल्यूम, अगर ये टर्म्स आ रहे हैं तो आपस में आपको कन्वर्ट करने आना ही चाहिए। ये फर्स्ट चैप्टर में तो ऐसा कोई क्वेश्चंस है ही नहीं बेटा जो आपसे ना हो पाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस छोड़ के आ गए ना, मतलब समझ लो केमिस्ट्री डिफिकल्ट जाने वाली है, बट नहीं जाएगी, बिकॉज अरे भाई इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, इतने अच्छे नोट्स, आप देखो एक बार नोट्स देख लो, एक्सप्लेनेशन, एंड उसके बाद जब क्वेश्चंस करोगे आप लोग, ऐसा लगेगा ये हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये तो सब आता है, ये तो सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, वॉल्यूम के बाद है डेंसिटी। क्या है डेंसिटी? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास होगा। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर देखा हमने, जो बीकर में, ग्लास में वाटर है, तो एक यूनिट में कितना मास, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना अमाउंट प्रेजेंट है एक यूनिट वॉल्यूम में, कितना मास प्रेजेंट है एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, उसको ही क्या बोलेंगे, डेंसिटी। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है भाई बेटा, ये जो है ना इस पे PYQ है, सोचो, इमेजिन करो इस पे PYQ है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास बाय वॉल्यूम, और मैंने बताया था कि ये चीज जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी बता रही हूँ कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। कहाँ पे अप्लाई होती है? ये अप्लाई होती है यहाँ पे। देखो, पूछ लेते हैं कि भाई डेंसिटी का ऐसा यूनिट बताओ, डेंसिटी का ऐसा यूनिट अगर लर्न नहीं करके गए हो तो क्या करोगे, अगर ऐसे ही नहीं आता तो क्या करोगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है, केजी होता है। वॉल्यूम क्या है, मीटर, मीटर क्यूब है। अभी पढ़ा ना, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। मास का ऐसा यूनिट केजी, ऐसा वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। ये जब फिर इसका -3 कैसे हो गया मैम, इसका -3 कैसे हो गया, -3 देखो, केजी अपॉन मीटर क्यूब। यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे हम जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो केजी मीटर का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है। ठीक है, ये सब सेम है, दीज इक्वल टू दीज इक्वल टू दीज। ठीक है, ये सब इक्वल 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 है। तो ये क्वेश्चन आया था आपके सीईटी में। इमेजिन करो, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। यस, कंसेप्ट्स क्लियर है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर पता है मैम, हमारे यहाँ पे आज बड़ी गर्मी है, मेरे यहाँ पे भी आज बड़ी गर्मी है। तो गर्मी है, ठंड लग रही है, गर्म फील हो रहा है ना, तो वही सब क्या है, मेजर किसका, या तो कोल्डनेस का या तो हॉटनेस का। एक तो कोई हॉट है, गर्मी हो रही है ना, टेम्परेचर हॉट है आजू बाजू का, तो गर्मी होगी, है ना, तो वो इसको क्या बोलेंगे, आज तो टेम्परेचर बड़ा गर्म है, आज तो बड़ी गर्मी हो रही है, आज तो बड़ी ठंड लग रही है। ये क्या है भाई, यही तो है टेम्परेचर। इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के मेजर, या फिर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो वो बीकर को हमने हीट किया, उस बीकर को हमने कूल डाउन किया, तो वही वो ऑब्जेक्ट है, उसकी हॉटनेस या फिर उसकी कोल्डनेस क्या होगी, उसका टेम्परेचर होगी। ओके, स्केल। अभी ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कन्वर्जन पे। अगर आपको दिया है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन है, के इज केल्विन, एफ मतलब फ़ारेनहाइट होता है, सी मतलब सेल्सियस होता है। तो जो केल्विन है, अगर आपको दिया है कि कुछ तो डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। अगर एग्जांपल दो 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस को क्वेश्चन में आया, 22 डिग्री सेल्सियस को बताओ वही स्केल केल्विन पे कितनी मेजर करेगी, तो कैसे करोगे, 22 + 273.15, इतना भी किया तो भी ठीक है, 273 किया तो भी इट्स ओके। रफ, जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रफ आंसर्स निकालना सीखो, एग्जैक्टली पॉइंट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। मेन चीज क्या है कि अपना टाइम लिमिटेड है, तो केल्विन में कन्वर्ट होगा तो डिग्री सेल्सियस से प्लस करेंगे। अगर सेम चीज फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करनी है, मैटर क्या है, सिर्फ मैटर उतना ही है कि आपको मैथ्स कितनी आती है। प्लस करना तो भाई सबको आता है ना, प्लस करना तो सबको आता है। प्लस कर लिया 273 से तो क्या मिल गया, केल्विन मिल गया। सेम 9/5 को मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे अगर हमने 22 रख दिया, यहाँ पे कैलकुलेट करके +32 कर दिया, तो ये कौन सा मेजर आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है क्या, एक मिनट,
ओके बेटा, ओके। मैटर कितना है बस, अभी मैटर कितना है, अभी मैटर उतना ही है कि हमें कैलकुलेशन कितनी आती है। बेसिक कैलकुलेशन है, ऐसे भी नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बता रही हूं मैं, नहीं। बेसिक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इतना आ रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आ गया भाई क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। What is the unit of viscosity? अभी जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट अभी जस्ट 10th पास करके 11th में आए हैं और सीईटी करनी है, डिसाइड कर लिया है, उनको बेचारों को पता नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं पता होगा विस्कोसिटी क्या है। बट जो उन्होंने 12th कर लिया उनको पता होगा, जो रिवीजन देख रहे हैं 11th करके 12th करके, उनको विस्कोसिटी क्या है वो पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ गया अभी, तो मैम आपने तो बोला था सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये क्वेश्चन तो नहीं होगा हमसे क्योंकि हमें विस्कोसिटी नहीं पता। बेटा आपको आज थोड़ी सीईटी देनी है, आज देनी है कल जाके, ऐसे कि कल मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलते निकल गए पेपर देने, नहीं ना। आप 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, विस्कोसिटी पढ़ोगे, विस्कोसिटी के फॉर्मूलाज पढ़ोगे, बाकी जो भी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल दिया मैंने, वो सारी चीजें कैलकुलेट करने बोल दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, आज नहीं पढ़ा है, ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ लोगे। और फॉर्मूला जब आ जाएगा तो क्या करना आ जाएगा, तो फॉर्मूला बताओगे तो भाई यूनिट, ऐसा यूनिट निकालना तो बहुत इजी है, जैसे हमने डेंसिटी का निकाला था। ठीक है बेटा, ठीक है क्या, बिल्कुल ही इजी है। देखो अभी व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, अभी मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बता दूंगी तो तुम लोग जो अभी अभी 11th में आओ ना, वो भी गेस कर लोगे कि आंसर क्या है। विस्कोसिटी क्या है बेटा, विस्कोसिटी होता है बराबर किसके, फोर्स इनटू क्या, टाइम अपॉन लेंथ। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, अब तो कैलकुलेट कर लो क्या आएगा, क्या आएगा आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लेके बता दो, स्क्रीनशॉट लो और बताओ क्या होगा। लेंथ बेटा फोर्स इनटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर आएगा। अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। फोर्स है एक तो, ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता देती हूँ, विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देती हूँ विस्कोसिटी क्या है। एक ग्लास में आपने पानी लिया, एक ग्लास में आपने हनी लिया, अभी दोनों को एक साथ ड्रॉप करो, दोनों को एक साथ हमने ड्रॉप किया, पहले कौन गिरेगा, ऑब्वियसली मैम पानी ज्यादा इजीली फ्लो हो जाएगा। जो विस्कोसिटी, जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं कि हनी जो है इट विल टेक टाइम टू फ्लो। तो ये बेसिक लाइन में इतना ही है विस्कोसिटी, ये है फॉर्मूला तुम्हारा, ये है फॉर्मूला। अभी करो कैलकुलेट, चलो कर लिया। फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम सेकेंड, लेंथ स्क्वायर मतलब क्या, लेंथ स्क्वायर मतलब लेंथ मीटर होता है ना, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे याद करना है, यहाँ पे याद करना है, बताया था। तो लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, सेकेंड में हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें एप्लीकेशन बेस्ड है, अप्लाई करना है, आंसर निकल गया, आ तो गया आंसर। ये क्या आया, NS अपॉन M। इसको मैंने कैसे बोला था, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स। दिख रहा है क्या कहीं पे, बिल्कुल। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2020, देखो इतना इजी क्वेश्चन, क्या करना है, फॉर्मूला आता है मतलब ऐसा यूनिट, मतलब 1 मार्क, मतलब आपका बेटा सोचो एक मार्क इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, कितने मार्क का था, अगर वो बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस भी उतने आएंगे। ये देख लो, ये 2020 का क्वेश्चन है, इतने इजीली हो गया है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक्स आने चाहिए, फॉर्मूलाज कुछ है वो फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट देखो, What is the SI unit of electrochemical equivalent? Electrochemical equivalent का SI unit क्या होगा, देखो ये भी फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन
1 कूलम ऑफ इक्विवेलेंट चार्ज, ठीक है, मास अपॉन 1 कूलम ऑफ इक्विवेलेंट चार्ज होता है। उतना लंबा नहीं लिख रही हूँ, समझ जाओ। तो मास क्या है बेटा, अभी तो आंसर आ गया होगा, बिल्कुल आंसर आ गया होगा, बताओ जल्दी आंसर क्या होगा, गेस कर लो, करेक्ट होगा तो खुद को शाबाशी दे देना कि हाँ भाई हमें तो आ गया आंसर, ठीक है। मास क्या होगा, केजी, कूलम, सी, ये सी को कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, केजी, ये ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा। दिख रहा है आंसर, बिल्कुल मैम, बिल्कुल ही दिख गया, हमें भी आ गया, तो क्लैप फॉर यू गाइस, ठीक है। आगे देखो, ये इजी क्वेश्चन है, और ये देखो कितनी बार आया है, ये इतना मतलब एक स्टेप में करने वाला क्वेश्चन आया आपका 2 बार, 2020 में, 2019 में भी इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछते बेटा, ठीक है। अभी पढ़ने हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 बेसिक लॉज है, 1 2 3 4 5, 5 बेसिक लॉज है, बड़े ही सिंपल लॉज है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलो-सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, मैंने बोला ना वॉल्यूम पे लॉ है, LAW वाला है ना, एवोगाड्रोस लॉ, क्या है ये, अमीडो एवोगाड्रो का नाम था, अमीडो एवोगाड्रो है ना, तो वो है अमीडो एवोगाड्रो वाला लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला है, और गैलो-सेक्स लॉ पढ़ना है, और एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते, देखो ऐसे भाषण में से बोलता है ना, ये जब ऐसे मास को कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते, मास को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वही ये लॉ है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कौन सा लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी देखो एक रिएक्शन हो रही है, सिंपल रिएक्शन हो रही है, जैसे A प्लस B इज गिविंग C प्लस D, तो ये A और B क्या है, ये रिएक्टेंट्स है ना, ऐसा तो पढ़ लिया है मैम हमने। ये है प्रोडक्ट्स, ये जो है रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। तो बेटा यहाँ पे जो टोटल मास होगा A और B का मिला के, जो टोटल मास होगा वो किसके टोटल मास के बराबर होगा पता है, जो प्रोडक्ट्स है उसके। तो यहाँ पे भी टोटल मास, मतलब बोल सकते हैं कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, और एक मिनट, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ दी प्रोडक्ट्स। तो यही है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का मास होगा। मास को कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते, मास को कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम, फर्स्ट लॉ इज क्लियर। तो बढ़ेंगे सेकेंड लॉ की तरफ। ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। क्या है, a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। जो भी कंपाउंड है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, कहीं से भी उठा लो, H2O, ठीक है। हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड है उसमें क्या है, इसका जो एलिमेंट्स है, जो H है, तो ये होता है, इसका होगा 1 into 2, ऑक्सीजन का होगा 16, है ना। तो ये क्या है, ये 2 के बराबर, ये 16 के बराबर, तो ये आएगा 1:8। तो ये जो H2O है बेटा, ये जो वेट है, इनका वेट का रेशियो है या फिर मास का जो रेशियो आएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम। आप कहीं से भी H2O का सैंपल ले लो, नाले से ले लो, रिवर से ले लो, आपके घर से ले लो, कहीं से भी H2O का सैंपल लो, क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है उनका वेट है वो एग्जैक्टली सेम होगा, कहीं से भी ले लो। तो यही क्या है, डेफिनाइट प्रोपोर्शंस का लॉ, मतलब ही लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या स्टेट करता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय देयर वेट, ठीक है। बिल्कुल मैम, ये लॉ भी क्लियर है, अभी आगे देखेंगे। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस।
बहुत सिंपल है, इतना देख देख के डर नहीं जाना, बहुत सिंपल है, अभी समझा रही हूँ। देखो व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स बेटा, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, है ना, द मास ऑफ एलिमेंट बी, जो मास ऑफ एलिमेंट बी होगा, मोर देन वन कंपाउंड मतलब क्या, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहे हैं, मतलब दो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है, मासेस में। यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ग्राम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ग्राम है, यहाँ पे ऑक्सीजन भैया 16 ग्राम्स और यहाँ पे है 32 ग्राम्स, है ना। तो जब कोई भी कंपाउंड बनेगा दो एलिमेंट से ए और बी, तो जब एक से ज्यादा कंपाउंड, यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो मासेस ऑफ द एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मैम, थोड़ा थोड़ा ऊपर से चला गया, फ्लाइट में नहीं जाने देना है, रुको। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम्स, ठीक है। हाइड्रोजन जब 2 ग्राम्स हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कितने ग्राम, ये जो 16 ग्राम्स ऑफ, ये जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तब की बात है। और ये देख लो अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन जब 16 ग्राम का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तब, और हाइड्रोजन जब वापस से ऑक्सीजन, बट यहाँ पे कितने ग्राम्स है, यहाँ पे है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तब, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो रहा है, देखो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है तब मिल रहा है बेटा वाटर, तब मिल रहा है वाटर, है ना। यहां पे मिल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पे क्या मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी किसका सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ये जो 16 है, ये जो 32 है, 16 अभी करो यहाँ पे, ये आएगा 16:32, तो ये जो होंगे बेटा हमेशा ये होल नंबर रेशियो में होंगे, मतलब 0.0 to 0.2, 0.8, 1.9 ऐसे नहीं होंगे। ये 16:32 किसका रेशियो आएगा, ये आएगा, इसको सिंपल फॉर्म में किया तो 1:2 के बराबर, है ना। ये किसके बराबर आएगा, 1:2 के बराबर। तो क्या बताया उसमें, यही भाई 16 1 16 2 का बेसिक है बेटा, ठीक है। 1:2 के फॉर्म में आया ये रेशियो, ठीक है। तो मतलब वापस से देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस ए एंड बी फ्रॉम मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तब दो कंपाउंड्स बन सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड वाटर बना, यहाँ पे बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। एक वाटर बना, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, जो मास कंबाइन कर रहा है एलिमेंट बी का, यहाँ पे कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम मास, यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मास कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मास कंबाइन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे द मासेस ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन, तो दूसरा है 32 ग्राम, ठीक है। दो एलिमेंट्स जब एक 16 ग्राम कंबाइन किया, एक 32 ग्राम कंबाइन किया, विथ ए, इसको ए माना है ना हाइड्रोजन को, आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। इन दोनों का जो रेशियो होगा देयर वुड ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, मतलब ये 1:2 के रेशियो में, कोई और कंपाउंड ले लो 3:4 के रेशियो में आएगा, कुछ भी, मतलब वो होल नंबर के रेशियो में होगा। कौन, जो बी एलिमेंट कंबाइन कर रहा है विद दी ए एलिमेंट, मतलब इसमें बी चेंज हो रहा है ना बार बार। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये लॉ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। मैं आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल है वो करवा रही हूँ, बाकी के आपको डीपीपी फॉर्म में मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों ही, ठीक है। वहां पे जैसे प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चैप्टर ले लो, उसका आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेक्चर देखने से तो बढ़ता ही है कि आ गया, बट उससे भी ज्यादा कब बढ़ेगा, जब क्वेश्चन आएगा ना, अच्छा इसका बी है, अच्छा ओके कैलकुलेट किया, इसका सी है, इसका ए है। जब ये स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब आप पढ़ते ही समझ जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ पढ़ते ही कैलकुलेट कर लिया दिमाग में, एपिकस लगा दिया और आ गया, नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। क्या बोल रही हूँ, पढ़ते ही सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या है पता है बेटा, क्वेश्चन को समझना।
कुछ बच्चे वहीं पे गिव अप कर देते, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझना ही टास्क हो जाता है कभी कभी, तो वो क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे सॉल्व करना है वो पता चल गया, आंसर तो निकलना ही है ना, आंसर तो निकलना ही है। चलो 1 मिनट का 1 पॉइंट ऊपर 3-4 सेकंड और लग गया आपको, बट आंसर तो आने वाला है। तो मतलब ये जो लॉ है, अगर ये क्लियर है, लॉ क्लियर है एकदम, तो इस पे बेसिस पे चाहे कोई भी घुमा फिरा के बेटा कितने भी क्वेश्चन दे देंगे, कितने ही दे देंगे, कितने ही दे देंगे, उनके साथ चैलेंज। चलो सीईटी के साथ आज कंपटीशन लगाते हैं, आज ये डिसाइड कर लो कि घुमा फिरा के एक कंसेप्ट के कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। पता चल गया कि ये लॉ से क्वेश्चन आया है, कितना भी घुमाया होगा भाई, उनकी भी एक लिमिट होगी ना, कितना भी क्वेश्चन घुमा लेंगे आंसर तो आने ही वाला है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है। बेसिक बात घूम फिर के आती है कंसेप्ट की, चाहे बोर्ड ले लो चाहे सीईटी ले लो, ठीक है। ये लॉ क्लियर है। योर देखो, ये जो इतना समझा है उसको लिखा है, योर इट इज फाउंड दैट द टू मासेस ऑफ ऑक्सीजन, अलग अलग मास है ना ऑक्सीजन की, कितना मिला, एक में 16 था, एक में 32, विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास तो फिक्स लिया ना वहां पे, ये 2 ग्राम, ये फिक्स मास लिया 2 ग्राम, आर इन द रेशियो ऑफ, किसके बारे में बात हो रही है, ऑक्सीजन के बारे में, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये 16:32 को और 1:2 कर, ठीक है। स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में होंगे, जब एक कांस्टेंट होगा, ये एक सेम होगा, ये जब चेंज कर लेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा। यही क्या है, इट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बताया था ना, देख के डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है। इतना क्या लिख दिया भाई, इतना ही इतने में समराइज कर दिया, इतना लिख दिया इतने में समराइज कर दिया। लॉ पढ़ो, ये देख लो, जब भी नोट्स रिवाइज करो लॉ पढ़ो, ये देख लो, क्लियर है भाई, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गेलोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है क्या है ये लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट when gases combine or are produced in a chemical reaction, जब भी gases combine हो रहे और प्रोड्यूस हो रहे in a chemical reaction, they do in simple ratio by volume। गैसेस है, वॉल्यूम का लॉ है, ऑब्वियसली दे डू इन द सिंपल रेशियो बाय, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड क्या, वो जो रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन है, वो जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात होनी चाहिए। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर डिफरेंसेस करेंगे तो वॉल्यूम्स चेंज हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, एट सेम टेम्परेचर, पूरी रिएक्शन हो रही है, ये भी सेम टेम्परेचर पे, ये भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब बात करेंगे, तब जो गैसेस कंबाइन करेंगे, जो उनसे प्रोडक्ट बनेगा, तो उनका जो वो जो रिएक्शन होगा, इट विल बी इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। मतलब देखो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन 100 ml है, तो हमें जब वाटर बनाना होता है, क्या होता है ये H2O2 2H2O है ना, तो 2O2, तो यहाँ पे बैलेंस है, बैलेंस है क्या, बिल्कुल 2H2O2 और 2H2O, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 हो गया, 2OO2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। तो जब भी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 100 ml जब हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो अगर ये 100 ml रिएक्ट करेगा तो ये 50 करेगा, है ना, ये अगर 100 करेगा, ये 2 है तो उसका हाफ कितना हो गया, 50 करेगा, 50 ml रिएक्ट करेगा, बनेगा क्या, 2H2O, ये बनेगा 100 ml, कितना बनेगा 100 ml। तो हम बोलेंगे कि इसके अगर 2 वॉल्यूम लेने पड़े हमें, हाइड्रोजन के अगर 2 वॉल्यूम्स यूज हो रहे रिएक्शन, तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम यूज होगा और वाटर के 2 वॉल्यूम्स यूज, ठीक है मैम। 100 + 50 100 आता है बेटा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है जिसमें आप ऐड करोगे कि 100 + 50 मास कंजर्व नहीं हो रहे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे तो नहीं है। ये क्या है, वॉल्यूम का लॉ है, तो वॉल्यूम्स कंजर्व नहीं होंगे कि वॉल्यूम ऐड नहीं हो जाएंगे, ये 50 ml है, ये 50 ml, ये भी 100 ml, ये 150 हो जाएगा, नहीं, वॉल्यूम्स कंजर्व नहीं हो गए, इसका एडिशन इसके बराबर नहीं होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है जिसमें आप मासेस को ऐड कर रहे थे कि ये 15 है, ये 15 है, वो आएगा 30, नो, ऐसे नहीं होगा। ये वॉल्यूम्स है, तो ये यहाँ पे 2 वॉल्यूम लिया, तो ये 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है। तो क्या बोला था लॉ में कि दे रिएक्ट
दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो इसका रेशियो क्या आया बेटा, इसका रेशियो आया 2:1:2 है ना। इस रेशियो में रिएक्ट किया, इस रेशियो में रिएक्शन प्रोसीड हुई। बिल्कुल ही क्लियर है बेटा। व्हाट इज गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बिल्कुल क्लियर है क्या, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये चैप्टर में नहीं, दूसरे आगे के चैप्टर्स में इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। और पता होना चाहिए कि ये अगर 1 वॉल्यूम है, अगर ये 2 वॉल्यूम है, अगर इसका 1 वॉल्यूम लग रहा है, तो अगर ये 100 हो रहा है तो ये कितना लगना चाहिए, ऑब्वियसली 2 का हाफ 1, 100 का 50। तो ये 2 वॉल्यूम बन रहा है, मतलब 100 ml बनेगा। बिल्कुल क्लियर है क्या बेटा ये। तो आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स, बेटा सिर्फ बात यहाँ पे होगी मॉलिक्यूल्स की, सिर्फ बात होगी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की। देखो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम उसमें भी था सेम टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, इसमें भी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जब इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस होंगे, दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेनली यहाँ पे बात हो रही है बेटा मॉलिक्यूल्स की, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। What did he propose, जब इक्वल वॉल्यूम्स सारे गैसेस के एक टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होंगे, उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम रिएक्शन है, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1, वाटर। यहाँ पे देखो 2 वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम, यहाँ पे एक मिनट 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किया। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसने बोला था, ये एवोगैड्रो ने बोला था। क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, जी है ना, वाटर जी के फॉर्म में होता है मैम, गैसेस जी तो गैसेस होते हैं, हाँ तो वाटर वेपर के फॉर्म में ना, वाटर वेपर के फॉर्म में, इसलिए हमने जी लिखा हुआ है। ठीक है, ये लॉ क्लियर है, ये लॉ भी क्लियर है, मतलब कि हमारे पांचों के पांचों जो लॉज है वो क्लियर है। ठीक है, अभी बारी आती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की। तो क्या होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब क्या, एटम का मास। हम एक एटम का मास बेटा एक रिलेटिव एटम से कंपेयर करते हैं। इनिशियली हाइड्रोजन से करते थे, फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आने लग गया वो, तो बट हम उसको बाद में किससे करते हैं, इट इज कंपेयर टू C12, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम। एक एटम की जब बात करें, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12। C12 क्या है बेटा, कार्बन का आइसोटोप है। C12, C13, C14 होते हैं ना, तो C12 क्या है, इट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो ये क्या डिफाइन करता है, द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास of one atom of an element is heavier as compared to 1/12 part of किसका, mass of C12 atom का, मतलब C12 आइसोटोप का। एटॉमिक मास आर एक्सप्रेस्ड इन AMU, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास कैसे एक्सप्रेस करेंगे, AMU से। बट क्वेश्चन आया था PYQ में कि एटॉमिक मास जो AMU है उसको किससे रिप्लेस कर दिया था, तो देख लो भाई, इसको रिप्लेस कर दिया था यूनिफाइड मास डाल्टन से U। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था भाई। ये क्वेश्चन था कि एटॉमिक मास AMU में पहले रिप्रेजेंट करते थे, बाद में किससे रिप्लेस कर दिया, बाद में रिप्लेस कर दिया डाल्टन से। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर ये है आपके PYQs, इस टाइप के आते हैं PYQs। तो ये इतना मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये नीचे आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये सब इतना रखो कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स इन केस। बट इतना ये कन्वर्जन नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी। ठीक है,
एवरेज एटॉमिक मास कब निकालते हैं? कब निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास? बेटा आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं तब। क्या है ये? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। सो द एक्चुअल एटॉमिक मास is the average mass of atomic masses of all the isotopes। मतलब आइसोटोप्स में क्या है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोटोप्स क्या है, यही जिनको नहीं पता है भाई, आइसोटोप्स मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट उनके मासेस में डिफरेंस होगा। तो हम बोलते हैं ना C12 का, कार्बन के 3 आइसोटोप है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है बट उसके मास नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है बेटा वो डिफरेंट है। हम बोलते हैं ना कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12, C13 और C14। तो यहाँ पे इनका क्या डिफरेंट है, मास डिफरेंट है। 12, 13 और 14 का क्या डिफरेंस है, मास डिफरेंट है। तो ये है रिलेटिव अबेंडेंस, ये दिया है 98, ये 1, ये 2 × 10⁻⁻10, ठीक है, ये रिलेटिव अबेंडेंस है। अभी देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मैंने बता दिया क्या होता है। सो देयर एक्चुअल एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ, उनका जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा वो किसके एवरेज होगा, इट वुड बी द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। ये जब इनके एटॉमिक मासेस के एवरेज निकालेंगे तो हमें मास मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप। तो ये देखो मास एवरेज, MAV मतलब एवरेज ऑफ मास। M1 क्या है, इसका मास कंसिडर करेंगे। R1 रिलेटिव अबेंडेंस, यहाँ पे दिया है R1, R2, R3 क्या है, रिलेटिव अबेंडेंसेस ऑफ द आइसोटोप। यहाँ पे जो है रिलेटिव अबेंडेंसेस ऑफ द आइसोटोप्स दिए हुए। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं बट अगर आते हैं तो आपको ये दिया होगा रिलेटिव अबेंडेंस, ठीक है। देखो M1 × R1 ये है, M2 × R2, M3 × R3, ये हम इसकी क्या निकाल रहे हैं भाई, एवरेज निकाल रहे हैं। R1, R2, R3 हम करते हैं ना A+B / 2, है ना, तो वही है, एवरेज निकाल रहे हैं इसकी। तो मास 1 और रिलेटिव ऑफ मास 1 मतलब कार्बन का फर्स्ट आइसोटोप, कार्बन का सेकंड आइसोटोप, कार्बन का थर्ड आइसोटोप। R1, R2, R3 क्या है, रिलेटिव अबेंडेंस 1, 2 और 3, और उनको डिवाइड कर दिया R1, R2 और R3 से। यहाँ पे देखा टेक्स्ट बुक में, सेम टेक्स्ट बुक में, फ्रॉम दी अबाउट डेटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा, हम लोग बोलते हैं ना कार्बन का मास 12 है, कार्बन का मास 12 है, तो कैसे निकाला 12, फर्स्ट क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास C12 आइसोटोप का क्या है 12 इंटू, ये ब्रैकेट मतलब इंटू R1 क्या है 98.892 है ना, प्लस अपॉन 100 ऑब्वियसली, प्लस 13 किसका है C13 का, रिलेटिव अबेंडेंस क्या है ये, प्लस C14 का इतना है पर रिलेटिव अबेंडेंस ये है। इनको जब कैलकुलेट किया तब हमारे पास आया कार्बन का मास, ठीक है, कार्बन एटम का क्या आया 12.011। U मतलब क्या, AMU को जिसने रिप्लेस कर दिया था वही है U डाल्टन, ठीक है। ओके क्लियर है क्या ये कंसेप्ट एवरेज एटॉमिक मासेस का। ओके देखो अभी आगे मॉलिक्यूलर मासेस, बहुत बेसिक है, 9th में भी पता है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल पक्का पढ़ रखा है आपने, 9th में भी पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है, और ये बारी आती है 11th की, है ना, तो ये सेम है, चेंज थोड़ी होने वाला। कंसेप्ट 9th में पढ़े वही 10th में लगाए थे भाई, 10th में लगाए थे वही तो इधर लगाएंगे। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है किसमें, एलिमेंट्स में, उसका जो सम होगा उसको ही मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मास जो है भाई इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। सम क्या है, सम मतलब एडिशन, सम मतलब क्या बेटा एडिशन, जब ऐड करोगे उसको ही सम बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका जब एटॉमिक मास ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास। और कुछ एटॉमिक मासेस ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आज लेके बैठो और लर्न कर लो सर कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, नहीं ऐसा नहीं, वे तो टाइम जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना आपके लर्न हो जाएंगे। बेसिक कुछ है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये पता होने चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ये क्या कर दिया भाई, ओके देखो
जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 है, ये मैंने बताया कैसे निकालना है, H2O हम अभी निकालेंगे, और मैं नहीं आप निकालोगे, आप लोग निकालोगे, ध्यान दो यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैसे निकाला, कार्बन का 12 होता है, और कितने कार्बन है, एक कार्बन है। ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 12 इंटू 1 12, 16 टू 32 सो सॉरी 32, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 44, क्या आया 44। अभी निकालो H2O का, H2O का निकालो, चलो निकालो जल्दी जल्दी, टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। H2O का निकालो भाई, क्या होगा, हाइड्रोजन का बता रही हूँ 1, हाइड्रोजन का 1 है यहाँ पे भी, ओके हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉपी कर लो, उसमें तो तुम लोग माहिर हो भाई, कॉपी पेस्ट करने में तो भाई मास्टरी की रखी है, मैं PhD कर रखी है, मैं मास्टर्स तो आप बोल रहे हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, H2O का, हाइड्रोजन बता रही हूँ 1 है, ऑक्सीजन है 16, अभी तो निकाल लो, अभी तो निकालो, क्या होगा H2O, H2O मतलब H का कितना है 1 इंटू 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है भाई 16 दिया है, यहां से हमने कॉपी कर लिया है मैम, 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस 16 कितना आया 18 U, H2O क्या है भाई, इट इज 18 डाल्टन, ठीक है, बेसिक है, ठीक है। ये यूज होगा, ये जब आप मोल्स निकालोगे, अभी मैं सिखाऊंगी मोल्स निकालना, ये जब मोल्स निकालने पड़ेंगे ना तब ये यूज होगा, ठीक है, ओके। देखो अब फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, और जरूरत क्या पड़ गई मैम इतना बनाने की, जरूरत ये पड़ गई कि कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि पढ़ लो, देखो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं do not contain discrete molecules as their constituent units. In this, compounds positive and negative ions are arranged in a 3-dimensional structure. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्लस चार्ज होता है, उन पे माइनस चार्ज होता है ना, तो वो डिस्क्रीट एटॉमिक मास नहीं होता उनका, जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उनमें चार्जेस प्रेजेंट होंगे, एग्जैक्टली तो उस वजह से हम उनका मॉलिक्यूलर मास ना करके फॉर्मूला मास पे फोकस करते हैं। तो फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ कैटायंस। अभी ये भी बताना पड़ेगा बेटा कैटायंस क्या होता है, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है, तो जो नंबर ऑफ कैटायंस है उसको इंटू करेंगे उसके एटॉमिक मास से, उसको इंटू करेंगे प्लस करेंगे नंबर ऑफ एनायन से और उसका एटॉमिक मास, ये हमें मिलेगा क्या, ये हमें मिलेगा उसका फॉर्मूला मास। कैटायंस होंगे, वो जो कैटायन है उसका एटॉमिक मास कितना है वो, प्लस जो एनायंस है कितने हैं उनका एटॉमिक मास कितना है वो। यहाँ पे दिया है NaCl का एग्जांपल, NaCl मतलब यहाँ पे क्या होगा NaCl माइनस, ऐसा होगा ना, Na पे पॉजिटिव चार्ज Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गए, एक कैटायन बन गया एक एनायन बन गया। तो कैटायन इसमें एक ही चार्ज है तो इंटू 1 करेंगे, है ना, 23 इंटू 1 आएगा, Cl का मास 35.5 इंटू 1 चार्ज है तो 1 आएगा, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका क्या मिला हमें, फॉर्मूला मास मिला, दैट इज इक्वल टू 58.5 डाल्टन्स, ठीक है, किससे इक्वल होगा 58.5 डाल्टन्स। क्लियर है क्या, फॉर्मूला मास क्लियर है। अब देखो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस, ठीक है। मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज or particles as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। जितना C12 isotope जो है उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे दैट इज ओनली 1 मोल। 1 मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many entities or particles as there are atoms in exactly what C12 of carbon isotope। कार्बन की जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, मार पड़ेगी, कार्बन की जगह कुछ नहीं लिख सकते। कार्बन आइसोटोप, कार्बन का भी कौन सा 13 14 नहीं 12, C12 आइसोटोप, वही तो है भाई मोल, दिस इज ओनली द मोल, इसको ही तो मोल बोलेंगे।
डेफिनेशन बोर्ड्स में आई तो आ सकती है, डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। सीईटी में तो डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, ठीक है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, कितना होता है, देखो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल याद रखनी, ये क्या है, 6.022 into 10⁻23। रट्टा मार लो, लर्न कर लो, सोते उठते वापस रिवाइज करो, ये नंबर भूलना नहीं है। क्या नंबर है ये क्या नंबर है, ये है बेटा एवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। कौन से पार्टिकल्स, एटम्स के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, या फिर आयंस के हो सकते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चांद सितारे तारे जो भी है बना लो, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये है भाई एवोगाड्रोस नंबर, Na, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, Na, एवोगाड्रोस कांस्टेंट Na, ठीक है। क्या है 6.023, बेटा 2322, ठीक है 23 ले लो, 23 ले लो, ये 23 ज्यादा प्रिसाइज है, ये ले लो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इट वुड बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। 1 मोल ऑफ आयंस की बात करें तो ग्राम फॉर्मूला मास होगा। क्यों, क्योंकि जब हमने आयंस का निकाला था तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला था, क्या आयंस का, NaCl का मॉलिक्यूलर निकाला था, नहीं, NaCl का क्या निकाला था, फॉर्मूला मास निकाला था, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ, जब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तब हम मोलर मास की बात करेंगे, जब आयंस की बात होगी तब भाई फॉर्मूला मास की बात होगी। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखो बेटा मोल्स एंड गैसेस, ठीक है, क्या होते हैं मोल्स और गैसेस का क्या लेना देना है भाई, मोल्स तो पढ़ लिया गया। 1 मोल ऑफ एनी गैस, एक मोल कोई भी गैस का ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखना है कितना, 22.4 dm क्यूब, ठीक है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एट STP मान लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, है ना, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 180 है, तो STP लिखा होगा, मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। देखो एक मोल कोई भी गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 dm क्यूब, ठीक है, एट व्हाट, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ, वापस से 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP, उसको क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। सॉरी बेटा, बार बार खांसी आ रही है, थोड़ी सी गले में खराश है, थोड़ी सी, ठीक है, प्लीज एडजस्ट विद इट प्लीज, ठीक है। मोल्स एंड गैसेस, ठीक है, क्या रिलेशन है, अभी देखो ये जो है सब इतना जो पढ़ा, कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं वो मैंने यहाँ पे समराइज करके दे दिया, जितना भी पढ़ा ये यहाँ पे समराइज करके दे दिया है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्टली आंसर्स निकलेंगे, इससे डायरेक्टली सीईटी ले लो कुछ भी, इसके डायरेक्टली आंसर्स निकलेंगे, किससे, मोल जब कैलकुलेट करने की बारी आएगी तब। देखो यहाँ पे पे अटेंशन गाइस, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात होगी तो क्या होगा, ऊपर हमेशा मॉलिक्यूल की बात हो, एटम की बात हो, मास ऑफ सब्सटेंस, जितना मास है उसका, दैट अपॉन वो गिवन मास होता है, जब भी देंगे या तो देंगे, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है वो है ये मास ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल की जब बात होगी तब आएगा मॉलिक्यूलर मास, तब क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। जब भी एटम्स की बात होगी, मोल्स ऑफ एटम की बात होगी तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलर मास आया, यहाँ पे एटम की बात आ रही है तो एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोल्स ऑफ गैस, देखा हमने क्या रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपॉन 22.4 लीटर्स, dm क्यूब लीटर्स, ठीक है।
liters. Number of moles of particles, number of particles upon Avogadro's number क्या था 6.022 into 10 raised to 23. 1 2 3 4 सब इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है ये 1 2 3 4 मेरा डिफिकल्टी क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। मॉलिक्यूल है तो नीचे मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, ऊपर क्या आएगा मास ऑफ सब्सटेंस। ये दो फॉर्मूलाज हो गए। गैस की बात हो रही है, हमें पता है 22.4 लीटर्स के पास इसमें कंसिडर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस जितना एसटी पे होगा वो अपॉन 22.4 लीटर्स। और जब पार्टिकल्स की बात है, जब पार्टिकल्स की बात आए तब जितने पार्टिकल्स है वो अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब चलो अभी मोस्टली मेन पार्ट आता है तुम्हारे क्वेश्चंस का। किसका? तुम्हारे क्वेश्चंस का। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.25 मोल ऑफ मीथेन एट एसटीपी। कंप्लीट कंबशन करवाना है किसका? मीथेन का। तो कितना वॉल्यूम लगेगा ऑक्सीजन का, यही पूछा है। तो ध्यान दो, किसका कंबशन करवाना है? मीथेन का। मीथेन क्या है? CH4 है ना, O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O है ना। CH4 O2 CO2 और H2O। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2O2 लगा दिया। अब बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया? 2O2। और बैलेंस करना है यहाँ पे H2 हाँ 2H2 लगा दो। ठीक है, CH4 2O2 CO2 और 2H2O। तो ये जो इक्वेशन है इसमें अभी क्या पर करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ कितने मोल्स? 0.25 मोल ऑफ मीथेन। जब मीथेन का कंबशन करना होगा तब कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा ये बताना है। तो पहले इतना पूछा तो 1 मोल के लिए बात करेंगे। तो 1 मोल CH4 के लिए कितना लग रहा है? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है ना। मतलब क्या होगा? 2 into 22.4 क्या होगा? 2 into 22.4। क्यों? क्योंकि 1 मोल CH4 का जब कंबशन करवाना है तब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, मतलब 2 into 22.4 लीटर्स या फिर DM³ मान लो। ठीक है, कितने के लिए पूछा है? 0.25 के लिए। तो क्या होगा? 0.25 into 2 into 22.4। ठीक है, करो अभी इसको कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करो, DM³ लिख दो। ठीक है, ये क्या आएगा? 0.50 into 22.4। करो कैलकुलेट, 11.2 क्या आ रहा है? ये यहाँ पे 11.2 मिल गया। ये क्या आ रहा है? 11.2 डेसीमीटर क्यूब है। क्या आंसर है? बिल्कुल ही आंसर है मैम 11.2। क्या क्या हमने सिर्फ एक इक्वेशन बनाई, उसमें देखा कि CH4 है तो उसके लिए 1 मोल के लिए इतने ऑक्सीजन लग रहे हैं, तो 0.25 मोल्स के लिए कितने लगेंगे भाई? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट देखो, बोला ना मैंने ये क्वेश्चन आया था 2018, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। अभी आया हुआ क्वेश्चन है ये आया था 2020 में। ये देखो, ये आया आपका 2018 में और बेसिक क्वेश्चन है। देख के ही बता दोगे। अभी तक तो गेस भी कर लिया होगा, मैं इतना बोल रही थी तब तक तो गेस भी हो गया होगा। विच सिंबल रिप्लेसेस द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? AMU को किसने रिप्लेस कर लिया भाई? है ना, पढ़ लिया, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आया था। AMU को किसने रिप्लेस कर दिया? U मतलब क्या? डेल्टन। ठीक है, डेल्टन से रिप्लेस हो गया। ये 2018 का भी क्वेश्चन हो गया हमसे। नेक्स्ट बारी आती है SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये होमवर्क में दे दो क्या? ऑलरेडी सिखा दिया है। डेंसिटी क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? चलो करवा ही देते हैं। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब तो खुद से कर लो। मास क्या होगा? kg। वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब। ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा। ये कर लिया मैंने, ये बता दिया। आगे का होमवर्क में कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी करवा दिया, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया है कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2018 में आपका। ओके, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी
What is the volume occupied by 32 gram methane gas at STP? देखो देखो क्या दिया है, एसटीपी मतलब वापस से किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की, कुछ तो 22.4 से रिलेटेड है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, गिवन मास कितना है 32 ग्राम, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 32 ग्राम। हमें मोल्स फाइंड करना है ना, हमें मोल्स फाइंड करने हैं, तो पहले मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं है मैम, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिखा दिया कैसे करते हैं। क्या होगा, किसके पूछा है, मीथेन, मीथेन का CH4, C क्या होता है 12 है ना, H4 मतलब 1 होता है, H इंटू 4 क्या हो गया 12 प्लस 4 क्या आता है 16, क्या आया 16। तो गिवन मास कितना दिया है उन्होंने 32 अपॉन कितना है 16, ये हो गया अपने मोल्स, क्या हो गया 32/16, मोल्स कितने हो गए n इक्वल्स टू 2 मिला हमें। पूछा क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 32 ग्राम मीथेन एट STP, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा 2 इंटू 22.4 क्या आएगा 44.8 है क्या आंसर, बिल्कुल है, यूनिट भूलना नहीं है। क्या आंसर मिला हमें 44.8। क्लियर है बेटा, क्लियर है। ऐसे ही सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो और भी रिसेंट क्वेश्चन है भाई, 2022 का क्वेश्चन है और इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आते, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आ गया तो मोल्स कैलकुलेट करने आएंगे, मोल कैलकुलेट करने आ गया तो फिर तो क्या ही था 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O are present in 0.25 moles of it? How many grams of H2O are present in 0.25 moles of it? देखो अभी उल्टा पूछा है ना, क्या पूछा है, मोल दिया हुआ है हमने, क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मोल n दिया हुआ है 0.25, हमें क्या फाइंड करना है, मास कितना है क्या है, तो इसको हम x मान सकते हैं है ना, इसको हम x मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला है क्या है, अभी देखा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बताओ H2O का, हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था, H का क्या होगा 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 प्लस आएगा बीच में 2 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या 18, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना मिल गया 18, हमारे पास मोल्स भी है ना 0.25 इक्वल्स टू x माना था गिवन मास को, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितने मिले, क्या मिला 18 मिला, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू क्या आएगा भाई बता दो, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 18। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, मुझे मेरे पहले कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। of 48, 16, 17, 20, 0, 5, 2, यस आ रहा है, क्या आया, मेरा आ गया 4.50, क्या आया 4.50 के आसपास, नहीं वही आ रहा है 4.5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है बेटा, इक्वल्स टू 4.5 ग्राम्स आ रहा है। ऑब्वियसली मोल्स नहीं है तो वहां पे MOL नहीं लिखेंगे, क्या पूछा है मास पूछा है तो ग्राम्स में आएगा, तो क्या आंसर है 4.5 ग्राम्स। ठीक है क्या बेटा, डन, ओके, आंसर क्लियर है।
अभी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम्स। ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन अगर ना हुआ तुम लोगों से, मार पड़ेगी मार। देखो कितना इजी है। मोल्स पूछा है, फॉर्मूला लगाओ। चलो मोल्स का फॉर्मूला लगाओ जल्दी जल्दी। मोल्स का क्या होगा, क्या होगा? गिवन मास अपॉन अगेन मॉलिक्यूलर मास, है ना? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट है? 5.4 ग्राम्स दिया है भाई। 5.4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तुम्हें कैलकुलेट तक नहीं करना मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, सीधा दे दिया है। कितना है? 60। क्या दिया है? 60। अभी इसका पॉइंट निकालोगे, फिर 5.4 को 60 से डिवाइड करोगे। इतना करने की जरूरत है? बिल्कुल ही नहीं है। आंसर सीधा सीधा दिख रहा है। 6 के टेबल में 54 कब आता है? 6 के टेबल में 54 कब आएगा? 9 में। देखो यहाँ पे कहीं 9 दिख रहा है, 6 के टेबल में 9 पे आता है। पॉइंट लगा दो, 0 पॉइंट कहां पे आएगा? 0.09 आंसर आएगा। तो ऐसे करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन, अप्रोक्स आंसर लाना है। ये नहीं कि इधर फिर कैलकुलेट करते देखो, फिर कुछ तो ये आया क्वोशंट आया, वो क्वोशंट हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इतना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन था ये, 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन था। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? मोल्स पूछा है। क्या पूछा है? मोल्स पूछे। किसके? यूरिया के। मोलर मास दिया है 60। क्या दिया क्वेश्चन में? दिया है जो गिवन मास है वो भी दिया है। कितना है? 5.4 अपॉन 60 कर लिया। 6 1 जार 6 9 जार, है ना? तो पॉइंट लगेगा, 0.09 हो गया। तो आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, ठीक है। इतने बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब सोचो तुम लोग, कंसेप्ट क्लियर है। ये चैप्टर के फॉर्मूलाज आते हैं, कंसेप्ट क्लियर है। ये चैप्टर के क्वेश्चंस कहीं नहीं गए तुम्हारे, ये मेरी गारंटी की ये चैप्टर के क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, क्या देख लो, हो गया अपना पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट विथ क्वेश्चंस। विथ क्वेश्चंस मैंने सारे जितने भी बेटा एक्सपेक्टेड जितने पीवाईक्यूज थे, देख लो यहां से जितने भी हमने पीवाईक्यू किए, ये सारे 20 का ले लो, 18 का, वापस 22 का, उसके पहले भी किए सारे पीवाईक्यूज। सारे पीवाईक्यूज अपने सारे मतलब सारे टाइप के, मोस्टली सारे टाइप के पीवाईक्यूज करवा दिए बेटा। अभी इसकी आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मुझे पता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर की आपको डीपीपी मिल जाएगी, जो भी डेली प्रैक्टिस पेपर्स में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी होंगे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और चाहिए और बता दो, मटेरियल की कमी अपने पास नहीं है। क्या करना है आपको? कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी एग्जाम, एक बात बताती हूँ, कोई भी एग्जाम जब क्रैक करनी होती है ना बेटा, सीक्रेट है ये। टॉपर सीक्रेट होता है ना, टॉपर नहीं, एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी क्रैक कर लेते हैं। क्यों? बहुत होशियार होते हैं, आइंस्टाइन के घर से आते हैं? नहीं, क्या होता है? होती है एक चीज उनमें, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली मेहनत करो, फिर देखो तुम्हारे रिजल्ट तुम्हें खुद को दिखेंगे। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, 4 दिन रेस्ट, संडे आ गया छोड़ दो, फेस्टिवल आ गया छोड़ दो, नहीं। कंसिस्टेंट मेहनत करो। अभी इतना जो चैप्टर पढ़ा है ये हमने नहीं लिखा मैम, अभी क्या करें, वापस से बैठ के वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाए? नहीं, आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको डीपीपी भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और एक चीज कि ये डीपीपी कहाँ पे मिलेगी मैम? तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको डीपीपी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी मटेरियल्स होंगे रिलेटेड टू योर एग्जाम मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आई होप ये चैप्टर क्लियर है, सारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लीज वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। जो होमवर्क एक क्वेश्चन दिया था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तब भी कॉन्फिडेंस हाई जाएगा। कीप स्टडिंग, मेहनत करो, एंड आई एम श्योर आपकी एग्जाम क्रैक होगी ही होगी। ठीक है, चलो बेटा जाते हैं, लेक्चर एंड करते हैं, बाय बाय।